हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम आ गए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 पे। ट्रायंगल्स सबसे टफ चैप्टर है ना? डोंट वरी, बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ हमको समझने में प्रॉब्लम होती है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली ना, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रूविंग वाले होते हैं। इट मीन्स आंसर गिवन होता है, हमको सिर्फ लेके आना होता है। That's it we are going to do. So class, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की। तो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सिमिलर फिगर्स, एंड इन द सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिमिलर ट्रायंगल्स, and then we are talking about what are the properties or what are criterias by which we can make the triangle similar. So that's how we bifurcate the chapter into three different parts. So today we are going to cover the similar figure ones, and in the next upcoming classes we will definitely cover the similarity of triangles. फर्स्ट ऑफ ऑल विल गेट टू नो व्हाट इज सिमिलर फिगर्स। अगर हमको सिमिलर फिगर्स पता चल गए तो सिमिलर फिगर्स में सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बनेंगे वो पता कर लेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं जिनका यूज करके हम ट्रायंगल को सिमिलर बना सकते हैं। क्या हमको हर बार सारी साइड से सारे एंगल लेने की जरूरत है? नहीं ना। याद करो, सेम चीज़ें हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी की थी। याद नहीं आ रहा होगा ना? कोई बात नहीं, पता था मुझे। लेट्स गो एंड रिवाइज द कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट। सो व्हेन टॉक अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ फिगर्स, है ना, दैट मींस कोई भी अगर दो फिगर है मेरे पास में तो कॉन्ग्रुएंट फिगर हमको कब बोलते हैं? अगर दो फिगर मेरे पास में है, आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ द ट्रायंगल्स हियर। ट्रायंगल्स की हेल्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 9th क्लास में आपने ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी ही पढ़ी थी, सो यू कैन रिलेट इट डायरेक्टली, है ना। ध्यान से देखना, मान लो मेरे पास में दो ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल रहा हूं तो इट इज मैंडेटरी, आई एम टेकिंग अबाउट ए B, C, P, Q, R. I have these two triangles. अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं congruent triangles बोल रहा हूं, that situation it is mandatory for these two triangles to have the same side. इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी साइड इस सारी साइड्स की इक्वल होनी चाहिए। I mean, अगर आप साइड्स को इक्वल कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी तो ही ऐसा होगा, नहीं नहीं, ये कोरिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ओवर हियर एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ओवर हियर, है ना। तो अगर इस साइड के कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड है वो अगर दोनों आपस में इक्वल हो गई, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड है, अगर ये आपस में इक्वल हो गई, देन द ट्रायंगल कैन बी टेकन एज अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या उसके लिए एंगल का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है? एंगल का इक्वल होना इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली। एंगल दोनों इक्वल होंगे तो भी काम चलेगा, ध्यान से सुनना, बट along with the side एंगल इक्वल होने चाहिए। सिर्फ मैं अगर एंगल इक्वल कर दूंगा तो कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, उससे सब शेप सेम बनेगा, ठीक है। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंसी सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए साइड्स इक्वल होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप याद कर लो, जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी आपने करी है हर किसी में साइड का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप याद करो, जो भी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आप यूज करते थे, क्या वो कुछ ऐसे होते थे? SAS, है ना। फिर उसके बाद था आपका ASA, जिसको हम AAS भी बोलते थे, है ना। देन वी हैव RHS एंड देन लास्ट वी हैव SSS। इन सब में से कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल ऐसा नहीं है जिसमें साइड यूज नहीं हुई हो। देखो, यहां पर दो साइड्स हैं, यहां पर एक साइड है, यहां पर भी दो साइड्स हैं, और यहां तो तीनों साइड्स हैं, समझ गए। सो वी कैन एलिमिनेट द एंगल बट वी कैन नॉट एलिमिनेट द साइड। जैसे यहां पर कोई भी एंगल नहीं है, हमने एंगल्स को एलिमिनेट कर दिया, वी हैव टेकन द साइड्स इक्वल ओनली, है ना। उसके बाद भी वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन बीइंग इज, अगर दो ट्रायंगल्स में सारी साइड्स आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके और ये इसके, तो उनके एंगल 100% इक्वल होंगे, समझ गए। इसीलिए तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो हम इन बातों का ध्यान रखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, या फिर कोरिस्पॉन्डिंग जो भी क्राइटेरिया है फुलफिल होने चाहिए। या तो वो SAS फॉलो करना चाहिए, या फिर ASA, RHS या SAS, इन चार में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, तभी उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाना, जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तो क्या हम ये सिंबल यूज करते हैं? मान लो मेरे पास में ABC ट्रायंगल है, उसको मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्रायंगल PQR से। कौन से ट्रायंगल से? PQR से। अगर कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो क्या हम ऐसे लिखते हैं? याद है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक इट डाउन। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसमें जो एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये, इसका मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, सिमिलर, और इसका मतलब होता है इक्वल। तो अगर मेरे पास में सिमिलर फिगर इक्वल है, सुनना ध्यान से, अगर मेरे पास में सिमिलर फिगर इक्वल है तो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट फिगर। इसका मतलब
क्या मेरे पास में एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से ही सिमिलर हो सकता है? यस, समझ गए? क्या कभी भी कोई ट्रायंगल मेरे पास में स्क्वायर से सिमिलर हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना? तो इसलिए ट्रायंगल ट्रायंगल के साथ ही सिमिलर हो सकता है। अब अगर वो इक्वल है, तो इन दैट सिचुएशन उसकी सारी साइड आपस में सेम होगी, है ना? द कॉरस्पॉन्डिंग वंस, तो जो भी साइड्स आपस में है कॉरस्पॉन्डिंग, वो सारी साइड्स आपस में इक्वल होगी, तभी तो वो फिगर इक्वल बनेगा। इक्वल फिगर का मतलब क्या है? ऐसा फिगर जो एक दूसरे को ओवरलैप कर सकता हो, ठीक है? अब अगर मेरे पास में ऐसा फिगर है, दोनों ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकते हैं, दैट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंसी। इसलिए याद करो, आप इसको समझाते थे, जब जब आपको समझाते थे आप यही बोलते थे ना कि ट्रायंगल ले लो, दोनों को ओवरलैप करके देखो, अगर दोनों साइड्स, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रीजन यही था उसका कि अगर दोनों ट्रायंगल्स हैं इट मीन्स दोनों सिमिलर हैं, और अगर वो दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं तो वी कैन से दैट कॉन्ग्रुएंट। सर क्या सारे ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं? नहीं, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रायंगल विच आर सिमिलर। इसका मतलब सिमिलैरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शेप का सेम होना। मेरे पास अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? नहीं, है तो ट्रायंगल ही ना, तो सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल इक्वल नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी मैं बात करूंगा सिमिलैरिटी की, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा एंगल, क्योंकि सिमिलैरिटी का मतलब होता है शेप का सेम होना, और अगर दो फिगर्स की शेप सेम है तो शेप बनती है एंगल से, इट मींस उनके एंगल सेम है। अब समझ में आया कॉन्ग्रुएंसी में हम एंगल की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि एंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल, बिकॉज वी आर टेकिंग सिमिलर फिगर्स एंड देन वी आर मेकिंग देम इक्वल। समझ गए? तो अगर वो सिमिलर है तो एंगल तो इक्वल है ही। अब उनके हम क्या बात करेंगे? उनकी इक्वालिटी की। अगर वो इक्वल है देन वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, अदरवाइज दे आर सिमिलर ओनली। तो इसलिए जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है उनमें सिमिलरिटी तो है ही, इसलिए सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं? सिमिलर। इसलिए सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं नहीं होते? नहीं। याद करो, सिमिलैरिटी के बाद इक्वलिटी भी होनी चाहिए, तो सिमिलर प्लस इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट। सो दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी हैव कॉन्ग्रुएंसी वी हैव द सिमिलैरिटी देयर, बट इफ दे आर सिमिलर इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ये रीजन है समझने का। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल की बात करेंगे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एंगल सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो अब अगर मैं बात करता हूं इस ट्रायंगल की, ए बी एंड सी, एंड द अदर वन इज सेम पी क्यू आर वी आर टेकिंग, है ना? इन दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और यहां पर कहीं भी 90 डिग्री नहीं है, बिकॉज वी हैव टेकन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री ईच। ठीक है? सो वी हैव 60 डिग्री एंगल ओवर हियर। तो यहां पर सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, और यहां पर यहां जो एंगल है उसमें एक 90 डिग्री का है। कोई एक एंगल 60 डिग्री हो सकता है, जैसे अगर मान लो मैं इसको 60 ले लूं, इसको 30 ले लूं, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द सेम फिगर बिकॉज वी डोंट हैव द सेम स्ट्रक्चर देयर। ठीक है? तो स्ट्रक्चर सेम होने के लिए एंगल का सेम होना जरूरी है, और अगर एंगल सेम है तो स्ट्रक्चर सेम होगा ही। समझ गए? इसीलिए तो अगर मान लो मैं एक बेस बनाऊं, उससे अगर मैं 90 डिग्री बनाऊंगा तो ऐसे ही जाएगा ना। समझ गए? 90 से अगर मैं थोड़ा भी एंगल शिफ्ट करूंगा तो या तो इधर जाने लगेगा या इधर जाएगा, है ना? छोटा लूंगा तो इधर जाएगा, बड़ा लूंगा तो इधर जाएगा। क्लियर? यही हुआ ना? इट मींस अगर मैं सेकंड बेस बना रहा हूं उस पर मैं सेम 90 डिग्री बना रहा हूं तो दोनों ऊपर ही जाएंगे ना, एक ही डायरेक्शन में। तो अब ये दोनों एंगल तो सिमिलर होंगे होंगे 100%। अब आप उनकी साइड चेंज करोगे, है ना? साइड के बाद आप बात करोगे कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ठीक है? अब मैंने ऐसे दोनों फिगर बना दिया। आगे सुनना ध्यान से, अगर मैंने यहां पर 30 डिग्री का 60 डिग्री का, है ना? अगर मैंने 60 डिग्री एंगल बनाया है, सेम साइड लिया मैंने, यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाया, इस 60 डिग्री एंगल को मैंने एक्सटेंड किया और इसको यहां ज्वाइन करवा दिया। ठीक है? कहां ज्वाइन करवा दिया मैंने? लास्ट वाले पार्ट पे मैंने ज्वाइन करवा दिया। तो मैंने यहां से 60 डिग्री एंगल लिया और उसको यहां ज्वाइन करवा दिया। ठीक है? आई गॉट अ ट्राइंगल ओवर हियर। ऐसा ही सेम मैंने 60 डिग्री का एंगल इधर लिया और इसको इधर ज्वाइन करवा दिया। 90 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। अब द अदर एंगल इज 30 डिग्री, the last one angle is 30 degree, this one 60 degree, this one 60 degree, and one angle is already equal. इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर होने से कोई नहीं रोक सकता। इट डजेंट मैटर आपने यहाँ पे कितनी साइड ली थी और यहाँ पर कितनी साइड ली थी, ये हमेशा हमेशा सिमिलर फिगर ही बनेंगे अगर ऑल द एंगल्स आर इक्वल। समझ गए? अब इसका सिमिलर होने का रीजन क्या है? अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ फिगर को, मान लेते हैं ये फिगर छोटा है ये फिगर बड़ा है, तो अगर मैं इस फिगर को जूम करता हूं तो आपको ये मिलेगा। समझ गए? जैसे मैंने इस फिगर को जूम किया, यू विल गेट दिस वन। पता है क्यों? क्योंकि जब हम जूम इन करेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, है ना? साइज तो सेम ही रहेगा, आई मीन शेप तो सेम ही रहेगा, सिर्फ साइज चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूं तो ये बन जाएगा ना, और अगर इसका साइज छोटा करूंगा तो ये बन जाएगा। सिंपल, क्योंकि एंगल में तो चेंजेस किए ही नहीं ना।
अब अगर मान लो ये यहाँ पर आ रहा था मेरे पास में 10 और ये आ रहा था मान लो 5, तो अगर इसका साइज छोटा करूंगा तो ये 5 बन जाएगा ना। इसकी लेंथ भी तो छोटी होगी अगर इसको स्मॉल करेंगे तो। अगर इसको जूम आउट करेंगे या इसको जूम इन करेंगे, इसको अगर मैं बड़ा करता जा रहा हूं तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस फिगर को बड़ा करते जाऊंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। अब मान लेते हैं 5 है और इसको 10 करने के लिए मान लो मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल ऐसे, तो सारी साइड्स बड़ी होगी ना। अगर मैं शेप सेम रख रहा हूँ, किसी एक साइड को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो साइड एक्सपेंड होती जाएगी बाकी सारे साइड ऐसे हैं, क्योंकि मैं जूम कर रहा हूँ तो फिगर पूरा बड़ा होता है ना। तो अगर मैं इस पूरे फिगर को अगर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, सो दैट मीन्स ये वाली साइड चेंज हो कितनी बड़ी, ये साइड चेंज हो कितनी बड़ी, ये साइड चेंज हो कितनी बड़ी। अब ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस, समझ गए ना, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस, ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक है, एंड वी ऑलवेज नो दैट द एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला 60 होगा ही होगा, ये 90 है तो ये 90 होगा ही होगा, और अगर ये 30 है तो ये 30 होगा ही होगा। दैट्स वाई वी कैनॉट चेंज द एंगल इफ वी आर मेकिंग अ फिगर इन लार्ज और कंप्रेस्ड। ठीक है, तो अगर हम फिगर को कंप्रेस कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं, वी कैनॉट चेंज द एंगल बिकॉज वी आर कीपिंग द शेप सेम। तो इसलिए जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे, सिमिलैरिटी की बात करेंगे, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, इसलिए हम शेप की बात करते हैं। दैट्स व्हेनेवर वी हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। आप समझ पाएंगे ना, हम साइज की बात क्यों नहीं कर रहे, साइज की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे सिमिलर फिगर बना रहे हैं। अगर हम साइज इन्वॉल्व कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, और हम सिर्फ सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, सो वी डोंट नीड द साइज ओवर हियर, but not necessarily the same size is known as similar figure. So when we talk about a similar figure, it should be then the same shape, but the size can be different, है ना। तो इसलिए अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं तो उन दोनों में हमेशा एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड्स इक्वल हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर साइड इक्वल नहीं होगी तो सर इसका मतलब हम साइड कभी यूज ही नहीं करेंगे, क्या करेंगे। जब भी ऐसा कुछ होता है तो साइड्स के बीच में रिलेशन आता है। कौन सा रिलेशन आता है अभी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा, समझते रहना। ठीक है, सिमिलरिटी क्या होती है, कांग्रुएंसी क्या होती है, समझ में आ गया है। फिर से एक बार देख लो, व्हेनेवर यू टॉकिंग अबाउट कांग्रुएंसी, when you talk about congruency, it should have two parts. First they are similar and then they equal. It means all the congruent figures are similar, but all the similar figures are not congruent because they should be equal as well to make it congruency, है ना। तो इसलिए जब भी मैं दो ट्राइंगल की बात करूंगा, जो दोनों सिमिलर हैं उनके एंगल हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए वो दोनों कैसे रखते हैं, सेम शेप रखते हैं। ठीक है, सो दे हैव सेम शेप ओवर हियर बट द साइज कैन बी डिफरेंट बिकॉज वी कैन कंप्रेस और एनलार्ज द फिगर टू मेक इट सिमिलर। ठीक है, समझ में आया, आगे चलें। ध्यान से देखो, वी अंडरस्टूड व्हाट इज सिमिलरिटी हियर। अब हम सिमिलर फिगर्स की बात करेंगे, तो ऐसे कितने टाइप के फिगर हो सकते हैं जो सिमिलर हो सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द सर्कल हियर। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू सर्कल, आर दे सिमिलर, 100% दे आर सिमिलर बिकॉज यहां पर सब में एंगल इक्वली होता है। यहां पर अगर आप देखो साइड्स, इसके साइड से नहीं ना, इट इज एन साइडेड पॉलीगन, है ना। तो जो एंगल रखेंगे आप सब में इक्वल होंगे आपस में बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द एन साइडेड पॉलीगन, दे ऑल आर ऑफ द सेम साइड पॉलीगन, है ना। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी शेप कैसे चेंज होगी, रेडियस है, इसका रेडियस मान लेते हैं 2 है, 3, 4 और 5 मान लेते हैं, अलग अलग साइड्स की सर्कल्स है अपने पास में। अब इनका जो शेप है वो तो सारे सेम है, बस साइज डिफरेंट डिफरेंट है। फिर से ध्यान से देखो, अगर शेप सेम है साइज डिफरेंट है तो एक कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट सिमिलर तो है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलर फिगर्स, ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, यस दे आर, बट दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, नो। To make them congruent, we have to make the radius equal. So that's why we have kept it as this. If they are congruent, the radius are equal. ठीक है? Otherwise, they are similar. The two or more similars, two or more circles are similar, but not necessarily congruent. But if you want to make the congruent figures in terms of circle, we have to make the sides equal. The sides over here are the radii. So when we have the radii equal, that means the circles are congruent too. ठीक है, ध्यान रखना, समझ गए। तो अगर मैं बात करूं सर्कल्स की, तो सर्कल के केस में जितने भी फिगर अपने पास में है वो सब के सब कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए उनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मेरे पास में 2 सेंटीमीटर सर्कल, 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है तो 3 सेंटीमीटर के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। अगर उसको कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में ओवरलैपिंग करते हैं। तो 2 सेंटीमीटर का सर्कल 3 सेंटीमीटर के सर्कल को हाइड नहीं कर सकता। समझ गए ना, समझ गए, कोई दिक्कत, आगे चलें। तो मुझे समझ में आ गया कि सर्कल के केस में ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स ऐसा स्क्वायर के केस में भी हो सकता है फिर तो। क्यों, क्योंकि यहां पर भी सारी साइड सेम है और सबके बीच में एंगल सेम है। तो ध्यान से देखो, सारी साइड्स आपस में इक्वल है,
है ना, और सबके बीच में एंगल सेम है। मोर इंपॉर्टेंटली एंगल सबके बीच में सेम है ना, 90 90 90 90, ठीक है, यहां पर भी 90 90 90 90, ठीक है, यहां पर भी 90 90 90 90, सबके जो एंगल सेम है। इट मींस आर दे सिमिलर टू ईच अदर? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आर दे सिमिलर टू ईच अदर? यस दे आर। इसका मतलब जिनके बीच में सारे एंगल सेम होते हैं, क्या वो सिमिलर होते हैं? हाँ, वो सिमिलर होते हैं। इट मींस अगर मैं क्वाड्रिलैटरल की बात करूं, तो क्वाड्रिलैटरल में अगर सारे एंगल आपस में इक्वल कर दूं तो क्या वो सिमिलर हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ एंगल से सिमिलर हो जाएंगे? नहीं। क्यों? लास्ट में तो सर आपने बोला था एंगल से इक्वल हो जाएंगे, वो ट्राइंगल वाला केस था। ट्राइंगल वाले केस में अगर एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। यहां क्वाड्रिलैटरल में कॉन्सेप्ट ऐसा काम नहीं करता एग्जैक्टली, स्क्वायर वाले केस में करता है। अभी चेक करके बताता हूं आपको कैसे नहीं काम करेगा। मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, अभी सिमिलर है क्या? नहीं है ना। देखो एंगल तो सेम है 90 डिग्री, देख लो सारे एंगल आपस में इक्वल है 90 डिग्री। तो अगर सारे एंगल आपस में इक्वल है, स्टिल दे आर कॉन्ग्रुएंट, स्टिल दे आर सिमिलर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? जब आप इस फिगर को एनलार्ज करोगे, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या था कि अगर आप इसको एनलार्ज करोगे तो क्या ये इसको ओवरटेक कर सकता है? नहीं कर सकता। समझ गए? तो इन दैट सिचुएशन अगर मैं इस फिगर को एनलार्ज करूंगा तो ये नहीं बन सकता, और इसको कंप्रेस करूंगा या एनलार्ज करूंगा तो ये नहीं बन सकता। तो अगर मैं इन दोनों फिगर को इंटरचेंज नहीं कर सकता बाय एनी मींस, दैट मींस दे आर नॉट सिमिलर। कांग्रेसी में भी याद रखते थे कि फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करना चाहिए। सिमिलैरिटी के अंदर याद रखना है कि इस फिगर को अगर मैं एनलार्ज या श्रिंक करूंगा तो इन दैट वे इट शुड टेक द प्लेस ऑफ द अदर फिगर। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ट्राइंगल वाले केस में ऐसा हो सकता है, ट्राइंगल में अगर आपने साइड सेम कर दी तो, अगर आपने साइड सेम कर दी तो एंगल सेम बनेंगे, और आपने एंगल सेम कर दिया तो साइड में चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसलिए यहां पर ऐसा हो सकता है, यहां पर कीपिंग द एंगल सेम यू कैन चेंज द साइड। अगर आप एंगल सेम रखोगे उसके बाद मैं इसको स्ट्रेच करता जाता हूं, यहां से साइड चेंज होती जा रही है, मैं एंगल टच नहीं कर रहा हूं। समझ गए? इसलिए क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जब मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की बात करूंगा दे आर नॉट सिमिलर, स्क्वायर स्क्वायर की बात करूंगा दे आर सिमिलर। ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने साइड्स को कांस्टेंट कर दिया है अब, कि अगर इंक्रीज होगी तो सारी इंक्रीज होगी। अगर मैं स्क्वायर की बात करूंगा तो इंक्रीज होगी तो सारी इंक्रीज होगी ना, ऐसे नहीं हो सकता ना कोई पर्टिकुलर साइड को आप इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर के केस में ऐसा हो सकता है, रेक्टेंगल केस में ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ लेता है कभी भी। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अंडरस्टूड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ सर्कल एंड कांग्रेस, सर्कल एंड स्क्वायर हियर। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स की। इन केस ऑफ ट्राइंगल्स एनी टू और मोर इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर, यस दे आर। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अगर बात हो गई तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां रेगुलर पॉलीगन्स की बात कर रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगन्स में सारी साइड्स हमेशा आपस में इक्वल होती है ना। दैट्स व्हाई वी टेकन द इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हियर। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं क्या? 100% होते हैं। रीजन, सबके एंगल 60। और ट्राइंगल के केस में अगर आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि अगर आप यहां पे सॉल्व कर रहे हो ट्राइंगल वाला केस, तो सारे एंगल अगर इक्वल हो गए तो आपका ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि ट्राइंगल के केस में अगर आपने एंगल इक्वल कर दिया तो इट इज नॉट पॉसिबल। देखो यहां पे तीनों अपने साइड के 60, सारे एंगल आपने क्या कर दिया 60 60। अब आप चाह कर भी किसी एक साइड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, सर हम कर तो सकते हैं, अगर मैं इसको नीचे ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल दोनों 60 रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर आप इसको कांस्टेंट रख रहे हो और आप चाहो तो इसको एक्सटेंड कर दो और सारे एंगल सेम ही रहे, 60 डिग्री नहीं रहेंगे। ध्यान से देखो कैसे। मान लो इस पॉइंट को मैंने फिक्स कर दिया, अभी ये कैसा था 60 60। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड को स्ट्रेच कर रहा हूं नीचे, कीपिंग दिस वन कांस्टेंट, तो क्या ये फिगर ऐसा बन जाएगा? बन जाएगा ना। अब सोच के देखो, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री था तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा? नहीं होगा। और अगर ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल, अगर ये कितना था, ये वाला एंगल था आपका 60 डिग्री, और ये मान लेते हैं चेंज होके 40 डिग्री हो गया है। चेंज होके कितना हो गया? 40 डिग्री। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां से तो ये दोनों कितने बन जाएंगे? 60 60, है ना। बट यहां से ये वाला एंगल कितना बनेगा? 60 तो नहीं बन पाएगा। कितना बनेगा? देखो 180 माइनस 40 किया, 140 आया, दोनों को डिवाइड कर दो, 70 70 हो गए। देख लो सारे एंगल चेंज हो गए। समझ गए? तो जो 60 60 60 थे वो 40 70 70 में कन्वर्ट हो गए, अगर आपने किसी एक साइड को स्ट्रेच किया तो ट्राइंगल वाले केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आपने सारी साइड्स को, सारे एंगल को अगर आपने इक्वल किया हुआ है तो साइड्स चेंज हो सकती है बाय कीपिंग वन एंगल कांस्टेंट। नहीं हो सकती। आपके सारी साइड चेंज होगी तभी एंगल चेंज होगी, साइड साइड चेंज होगी तभी एंगल सेम हो सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर किसी एक साइड को टच किया तो एंगल चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे चले। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इफ द ज्योमेट्रिक फिगर
इज ईदर स्ट्रेच और श्रिंक्ड विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। दैट मीन्स अगर मैं किसी भी ज्योमेट्रिक फिगर की बात करूं, उसकी शेप को चेंज किए बिना मैं उसको एनलार्ज कर दूं, है ना, या उसको कंप्रेस कर दूं, कुछ भी कर दूं, एंड इन दैट सिचुएशन वी हैव गेट अ सिमिलर फिगर टू। डेफिनेटली वी ऑलवेज गेट अ सिमिलर फिगर। दैट मीन्स इफ आई हैव टू ट्राइंगल्स ओवर हियर, दोनों ट्राइंगल्स है मेरे पास में, दिस इज ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं इस ट्राइंगल को अगर मैं एनलार्ज करूंगा और ये वाला ट्राइंगल बन जाता है, तो क्या दोनों सिमिलर हैं? यही तो बोला था मैंने। तो अगर मेरे पास में दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या होना चाहिए कि अगर किसी एक को मैंने स्ट्रेच किया है ना, तो सेकंड वाला शेप बन जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स द फिगर आर सिमिलर, दैट्स इट। ठीक है, तो जब भी कभी आप दो फिगर्स को देखोगे तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि क्या मैं अगर इसको स्ट्रेच करूंगा तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो ये सिमिलर है, ठीक है। या फिर अगर इस बड़े वाले फिगर को मैं कंप्रेस करूंगा तो क्या मेरे पास में दोनों फिगर सेम हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो वो सिमिलर हैं, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? आगे चलें, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। All congruent figure are similar, but all not all similar figures are congruent. Obviously, we have discussed it very thoroughly, है ना। चलो आगे चले, नेक्स्ट पार्ट, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन वाले सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना है कि अगर मेरे पास में दो पॉलीगन सिमिलर हैं तो यहां पर साइड इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलीगन। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, पॉलीगन है लेकिन यहां पर साइड की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे एंगल इक्वल है, दो सारे एंगल इक्वल है, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। सर्कल की बात कर रहा हूं, एन साइडेड पॉलीगन है, वी डोंट नीड द साइड, वी कैन टेक देम सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, वी डोंट नीड द साइड। ठीक है, समझ गए? इस टाइप से हम पॉलीगन पे डिपेंड करेगा कि हमको साइड की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, सो इन केस ऑफ ऑल द रेगुलर फिगर्स वी डोंट रिक्वायर द हाइट्स, वी डोंट रिक्वायर द साइड्स, वी जस्ट टेक द एंगल्स एंड देन वी कैन assume that they are similar figures if they are regular polygons। रेगुलर का मतलब जिनके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेगुलर फिगर्स। इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी हेक्सागन, पेंटागन, एनीथिंग, है ना। चलो आगे चले। Their corresponding sides, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio और proportion। ये नई चीज आ गई ना। अब ये समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मान लो मैं दो स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया मैंने, एक बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग है ना, और सेकंड स्ट्रक्चर लिया इसी बिल्डिंग का मॉडल, वो छोटा सा है। ठीक है, और अगर मैं जैसा मॉडल है वैसी ही बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, जैसा मॉडल है वैसी ही बिल्डिंग बनाना चाहता हूं, तो सब कुछ सेम होना चाहिए ना। मतलब जितने फ्लोर इसमें हैं उतने ही फ्लोर इसमें होने चाहिए, है ना। जहां जहां इसमें विंडोज हैं वहां यहां विंडोज आनी चाहिए, जहां फ्लोर यहां खत्म हो रही है वहीं पे यहां खत्म होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। लेट्स अज्यूम इसके अंदर 5 फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 फ्लोर्स हैं, तो यहां पर भी ऐसे ही 5 फ्लोर्स होने चाहिए। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। मान लेते हैं इसकी टोटल हाइट 1 मीटर है, विच इज 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब मैंने इसको कितने में डिवाइड किया? 5 फ्लोर्स में। दैट मीन्स एवरी फ्लोर शुड बी ऑफ 20 सेंटीमीटर। समझ गए ध्यान से? कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। 20 सेंटीमीटर, हर एक फ्लोर की हाइट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मैंने ऐसे प्लेस किया है। ठीक है, और मैंने कुछ ऐसे भी एज्यूम किया है कि अगर मान लो जो फ्लोर है इसमें जो भी फ्लैट बनेगा, जो भी बिल्डिंग बनेगा, अपार्टमेंट बनेगा, कुछ भी बनेगा, उसमें यहाँ पे जो विंडोज बनेगी ना, ऐसे विंडोज बनेगी, ऐसे ऐसे विंडोज बनेगी, मान लेते हैं यहाँ ऐसे विंडोज बन रही है ना। हर एक विंडो का साइज शुड बी 10 बाई 10, मतलब 10 सेंटीमीटर इधर, है ना, और 10 सेंटीमीटर इधर, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने बना दिया, और जो डोर बनेंगे जिस साइड भी बालकनी वगैरह जो कुछ होगा वो इसी तरह से प्लान किया है। ठीक है, ये बना दिया मैंने, क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगर मैं चाहता हूं ये और ये दोनों सेम बने, अगर मैं चाहता हूं कि ये और ये दोनों सेम बने, तो मैं प्रोपोर्शन सेम रखूंगा। अब प्रोपोर्शन क्या होता है सर? ये अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनना। तो यहां पर सबसे पहले तो मेरे को 5 फ्लोर्स बनानी है। ठीक है, तो मैं बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग, मेरे को जैसे फ्लोर की हाइट है उस अकॉर्डिंग बिल्डिंग की हाइट लेनी पड़ेगी, और जैसे बिल्डिंग की हाइट मेरे को प्रपोज हुई उस अकॉर्डिंग मेरे को फ्लोर की हाइट लेनी पड़ेगी। लेट्स अज्यूम, हम ऐसा मान लेते हैं कि हर एक जो फ्लोर है वो 200 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो यहां से ऐसे मेरे पास में 1 2 3 4 और ये 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 फ्लोर अलॉटेड है। ये 5 फ्लोर मैंने बना दिए। अब इसके कंपैरेटिवली मैं यहां बना रहा हूं बिल्डिंग। तो अब ध्यान से सुनना, ये टोटल कितने की हो गई? अब 1000 सेंटीमीटर की, 200 ईच है ना, तो 5 है, टोटल कितने हो गए? 1000 सेंटीमीटर। अब जो यहां बिल्डिंग की हाइट है उसके अकॉर्डिंग यहां बिल्डिंग की हाइट कितनी? 10 टाइम्स हो गई ना इसके। देखो
ये जो टोटल है वो कितना है 1000 मीटर्स, 1000 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये है 200 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो एक फ्लोर थी वो इस एक फ्लोर के 10 टाइम्स। अब यहां जो मुझे विंडोज बनानी है, अगर वो इसके सिमिलर होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर बाय 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। ऐसे सारी विंडोज बनेगी इधर भी, है ना, सारी विंडोज बनेगी इधर हर एक फ्लोर पे। क्लियर, समझ गए? अब बालकनी मानो कुछ भी मानो। तो अब सुनना ध्यान से, जो शेप मैंने यहां पे बनाई है वो सारी की सारी शेप यहां पे 10 टाइम्स है, चाहे वो टोटल बिल्डिंग की हाइट हो, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर की हाइट हो, चाहे वो किसी एक विंडो की हाइट हो। मैंने इतना तक ध्यान रखा है हर एक विंडो की हाइट भी यहां पर उसी प्रोपोर्शन में या उसी रेशियो में इंक्रीज होगी जिस रेशियो में सारी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो अगर मैंने बिल्डिंग के मॉडल को 10 टाइम्स कर दिया है तो सारी चीज़ें 10 टाइम्स हो जाएंगी। तो इट सीम्स लाइक कि मैंने बिल्डिंग के मॉडल को 10 टाइम्स स्ट्रेच कर दिया या इनलार्ज कर दिया। समझ गए? और अगर ऐसा किया तो ये एग्जैक्ट बिल्डिंग बन गई। तो ये दोनों सिमिलर होंगे क्या? और अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके हर एक मोमेंट जो भी आपके पास डायमेंशन है वो सारी चीज़ें चेक करो। क्या ये टोटल हाइट यहां से यहां तक 10 टाइम्स, ठीक है, ये 10 टाइम्स, ये 10 टाइम्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं किसी भी दो चीज का, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो फ्लोर की हाइट हो, चाहे वो बिल्डिंग की हाइट हो, किसी भी दो चीजों का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या वो सेम आएगा? इट मींस हाइट 1 अपॉन हाइट 2 शुड बी इक्वल टू हाइट 3 अपॉन हाइट 4 शुड बी इक्वल टू हाइट 5 अपॉन हाइट 6, ठीक है। हाइट मैंने ले ली बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग की हाइट, फ्लोर की हाइट, फ्लोर की हाइट, विंडो की हाइट, विंडो की हाइट, ठीक है। ऐसे मैंने तीन रेशियो निकाल दिए, तीनों आपस में इक्वल है। सबका आंसर कितना आ रहा है? 1/10, 1/10 और 1/10। जब भी आपके पास में ऐसा हो जाए कि मल्टीपल रेशियोज आपस में इक्वल हो जाए उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। समझ गए? इट मींस इफ यू हैव टू सिमिलर फिगर्स दैट मींस देयर साइड शुड बी इन द सेम रेशियो एंड इफ दे आर इन द सेम रेशियो दे कॉल्ड प्रोपोर्शन। इट मींस अगर मैं दो फिगर्स की बात कर रहा हूं और उनकी साइड सेम रेशियो में है तो उनकी साइड्स को हम प्रोपोर्शनेट बोलेंगे टू ईच अदर। क्लियर? इसका मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स जो सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शनेट होती है। क्लियर? इसीलिए आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2 है और मैं इसको डबल करूंगा तो ये 4 हो गई, तो सारी साइड्स 4 हो जाएगी, सारी साइड 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना? कोई दिक्कत है बच्चों? आपको याद है मैंने बोला था कि इसका रिलेशन बनेगा, ये रहा वो रिलेशन, ठीक है। दैट्स हाउ वी डू इट। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करके आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बनेगी, ट्राइंगल में कैसे यूज करेंगे, एक एक चीज क्लियर करूंगा। सबसे पहले समझ जाओ कि ये होता क्या है और ये हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया यूज कैसे करेंगे कि अगर 10 टाइम्स है तो इट इज बेटर कि हमने जो जो चीजें रेशियो में इंक्रीज करी है सारी वैल्यू उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दो, ये फिगर एग्जैक्टली एक जैसे लगेंगे। अभी डन टू इट क्लास। सेम ऐसा होता है कार और कार के मॉडल के साथ। मैंने कार का मॉडल लिया, उसके थ्रू मैंने अगर कार बनानी है तो मैं क्या करूंगा, हर एक चीज को उसी रेशियो में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्लास, चलो आगे चलते हैं। सो वी गॉट दीज टू फिगर्स हियर। इन दोनों फिगर्स के अंदर देखो 85 85 70 70 100 100 105 105 सारे एंगल आपस में इक्वल है। उसके बाद हम चलते हैं साइड पे, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो साइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सिर्फ एंगल से काम नहीं चलेगा, ठीक है। 4.8 2.4, 4.2 2.1, 5 एंड 2.5 एंड 3 और इधर यहां 1.5। अगर आप ध्यान से चेक करो तो क्या ये इसका हाफ है? ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। मैंने सारे करस्पॉन्डिंग साइड उठाई है। देखना, इस साइड पे मेरे पास में यही वाली साइड होनी चाहिए, इस साइड पे यही साइड होनी चाहिए, इस वाली साइड पे यही साइड रखनी है और इस वाली साइड पे यही साइड रखनी है, ठीक है। तो जो जो साइड में करस्पॉन्डिंगली चेक कर रहा हूं सारी साइड हाफ है, इसका मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो अगर मैं इन साइड्स का रेशियो निकालूंगा तो विल हैव 4.8 डिवाइडेड बाय 2.4 एंड ओवर हियर वी हैव 4.2 and 2.1 and the other one is 5 अपॉन 2.5। इन तीन से चेक कर सकते हैं, विल गेट टू नो कि अगर मैं यहां पे चेक करूंगा तो इसका आंसर कितना है बच्चों, 2/1, दिस इज ऑल्सो 2/1, दिस इज ऑल्सो 2/1। तो सारे सबका आंसर कितना आ रहा है? 2 टाइम्स, है ना। तो इसकी जितनी भी साइड्स हैं, है ना, ये सब हाफ है इसकी, और इसकी जितनी साइड्स है वो 2 टाइम्स है इसकी। क्लियर? दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास में दो टाइप के फिगर हैं और दोनों क्वाड्रिलेटरल हैं तो उनमें क्या इंपॉर्टेंटली ध्यान होना चाहिए कि इन दोनों की साइड्स या तो सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलें, चलो। चेक द सिमिलरिटी ऑफ द फॉलोइंग। ये दो फिगर है मेरे पास में, इनकी सिमिलरिटी चेक करनी है। अब याद करो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सेम आ गया, ध्यान से देखो। सारी साइड्स आपस में इक्वल, एंगल सारे इक्वल, स्क्वायर है,
सारी साइड्स आपस में इक्वल है, सारे एंगल आपस में इक्वल है, स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगन है। यहां ये 3 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 3.5 है, सारी साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, इट्स नॉट अ रेगुलर फिगर। हम क्वाड्रिलेटरल के बाद में रेगुलर फिगर पे चाहते हैं, रेगुलर फिगर में ही हम एंगल के ऊपर ध्यान देंगे। अगर रेगुलर फिगर नहीं है, अगर रेगुलर फिगर नहीं है दोनों, ये तो है रेगुलर फिगर बट ये नहीं है ना, अगर रेगुलर फिगर नहीं है तो एक इर्रेगुलर फिगर रेगुलर फिगर के सिमिलर कैसे हो सकता है? इसलिए एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल के सिमिलर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, है ना। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। सिंपल, कोई दिक्कत है बच्चों? दैट्स हाउ वी चेक द सिमिलैरिटी, है ना। आगे चले, नेक्स्ट चेक द सिमिलैरिटी ओवर हियर। 2.1 2.1 2.1 2.1, यहां सर है 4.2 4.2 4.2, मतलब सारी साइड्स डबल है, प्रोपोर्शनलिटी हो गई है। अब हम आएंगे एंगल्स के ऊपर, ठीक है, कैसे भी चेक कर लो, एंगल देन प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी देन एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर, यहां एंगल गिवन ही नहीं है, सारी साइड्स इक्वल है बट एंगल गिवन नहीं है। सारी साइड्स इक्वल होने के बाद एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी नहीं है। रोम्बस याद करो, रोम्बस में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो अगर एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है, रेगुलर फिगर तो हो गया, लेकिन एंगल अगर सारे इक्वल नहीं है, दैट मींस वी कैन नॉट से दैट दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं है तो वी कैन नॉट से दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। इट इज अ रोम्बस एंड दिस इज अ स्क्वायर हियर, समझ गए? दैट्स व्हाई दे आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे चले, नेक्स्ट फिर आया अपने पास में, इफ one polygon is similar to the other polygon, if one polygon similar to other polygon and the second polygon is similar to third। जैसे मान लो मेरे पास में दो ट्राइंगल्स हैं, एक और लेते हैं थर्ड ट्राइंगल। अब ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल सिमिलर है इसके, सेकंड वाला सिमिलर है थर्ड के, तो दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। फर्स्ट ट्राइंगल सिमिलर है सेकंड के, थर्ड के, सेकंड ट्राइंगल भी सिमिलर है थर्ड के, तो फर्स्ट और सेकंड भी आपस में सिमिलर होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। So class, we have completed all the similar figures here along with the congruency figures. That means we understood that what are the similar figures, what are the congruent figures, we have taken out all the properties of them, and then we have understood what are the similarity criterions of a polygon, है ना, कि कैसे हम सिमिलैरिटी अज्यूम कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं इन अ गिवन पॉलीगन, कि अगर उसके साइड अपने पास में सेम है या नहीं है। अगर साइड सेम नहीं है तो वी कैनॉट से दैट दे आर सिमिलर, अदरवाइज दे आर सिमिलर, ठीक है। कोई दिक्कत? क्विक सा असेसमेंट जल्दी से क्लियर कर लेगा आपके सारे कॉन्सेप्ट को। स्टार्ट करते हैं असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल हैव द सेम साइड्स लेंथ। अब यहां पे ध्यान से, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स बताइए क्या? नहीं ना, नंबर ऑफ साइड्स नहीं बताई तो विल टेक ऑल द साइड्स। तो ऐसा ट्रायंगल इसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। स्केलन नहीं, आइसोसेलेस नहीं, इक्विलैटरल यस। ऐसा एक ही ट्रायंगल होता है इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सिमिलर फिगर्स। सर्कल होते हैं सिमिलर, स्क्वायर भी सिमिलर होते हैं, इक्वल ट्रायंगल भी सिमिलर होते हैं, तो आइसोसेलेस से बचा, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। आई मीन आई हैव टू मेक अ टिक मार्क ऑन इट, है ना, एज दे आर नॉट सिमिलर सो वी हैव सिलेक्टेड दिस वन। थर्ड पार्ट, ऑल द सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इट इज ट्रू और फॉल्स। सोचो, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं क्या? नहीं, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, ठीक है। समझ गए बच्चों? सो वी हैव कंप्लीटेड द असेसमेंट एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द पर्टिकुलर टॉपिक। सिर्फ सिंपली इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो so that you can get a refreshment of it, and from the next video onwards we are go ahead and start solving the question. Thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.